ओके सो आप लोगों ने देखा होगा अभी एग्ज़ाम्स में, अच्छा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सबको ध्यान रखना है एग्ज़ाम्स में अभी जो आपके होने वाले हैं जेई में या फिर जो एई का होगा, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे आपके स्पेशली टेक्निकल में। तभी तक केवल सिविल का ही होता था, है ना। अभी वो क्या हो जाएगा, सिविल के साथ साथ नॉन टेक के भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो हर एक चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा। अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, है ना, जैसे भी कहा जाए एग्ज़ाम हुआ लेबोरेटरी असिस्टेंट का, है ना, इसमें देखो नॉन टेक पोर्शन पूछ लिया। नेक्स्ट हो गया उसका इंस्पेक्टर का, उसमें नॉन टेक एग्ज़ाम आ गया। असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर, उसमें भी नॉन टेक पोर्शन घुसा दिया। तो मेंस का जो भी सिलेबस हो प्रीलिम्स में आ रहा है, तो मोस्टली एक्सपेक्टेड है अगर आपका एग्ज़ाम होगा एई का हो गया या जेई का हो गया, क्योंकि एई का मोस्टली है फिर से एडवर्टाइज होना ही है, तो इसमें नॉन टेक आना ही आना है। तो सब कुछ सिविल के साथ साथ नॉन टेक को प्रिपेयर करते रहिए, नहीं तो बाद में पता कि जब 2 महीना रह गया एग्ज़ाम की डेट से, तो फिर तैयार कर रहे हैं नॉन टेक के लिए, तो ना तो टेक्निकल ठीक से पढ़ा है ना ही नॉन टेक ठीक से पढ़ा, तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सारा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाएगा। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एग्ज़ाम्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो भी अपलोड कर दिया है ना, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपको ऐप पे मिल जाएगा। किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, किसको कम फोकस करना है, कौन से मेजर सब्जेक्ट होंगे, कौन से माइनर सब्जेक्ट होंगे, है ना, कहाँ से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, ये सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन करा हुआ है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करा हुआ है। नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस, है ना। सबसे पहले देखा जाता है हाइड्रोलिक्स का सिलेबस, है ना। सबसे डिस्कस करते हैं हमने कहा हाइड्रोलिक्स का सिलेबस। अब ध्यान रखना है इसका जो सिग्निफिकेंस है ना एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसका जो सिग्निफिकेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, है ना, फिर चाहे वो मेंस हो, तो मार्क्स तो पूछे ही जाने हैं, है ना, मार्क्स तो पूछे ही जाने हैं। और आए दिन आप लोगों ने देखा भी होगा, इसकी जो भी टेक्स्ट बुक है वो ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे जो JEE-RWD का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स में हाइड्रोलिक्स के, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहीं पे मेंशन कर देता हूँ मैं, RWD, है ना, JEE-RWD 2021, JEE-RWD 2021, तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे। प्रीलिम्स में आपको मिलेगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे, और मेंस में, मैं इस एग्ज़ाम के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, तो मेंस में आपको मिल जाएगा 07, तो 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हुआ था। और यही सेम चीज़ मेंटेन था किसके लिए, यहाँ पे जब जेई का एग्ज़ाम हुआ था UD and PHE के लिए, तो वहाँ पे भी 07 मार्क्स के आए हुए थे, 7 मार्क्स का आया हुआ था मेंस में, क्योंकि उसका कोई प्रीलिम्स नहीं हुआ था, केवल मेंस ही हुआ था। तो सिग्निफिकेंस फिर से इसका है ना, सिग्निफिकेंस फिर से इसका है। अब इसके थोड़ा सिलेबस को देखा जाता है, इसका सिलेबस क्या क्या है। हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में आपको ये तो कमीशन ने जो दिया हुआ है, हाइड्रोलिक्स डेटा हो गया, है ना, हाइड्रोलिक्स डेटा हो गया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज थ्रो नोचेस ओरिफिस वियर्स, फ्लो फार्मूला फॉर द ओपन चैनल्स। अब यहाँ पे ओपन चैनल से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर ओपन चैनल से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगर ओपन चैनल से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको भी आपको देख के जाना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है अबाउट दिस मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ड्रेन्स एंड पाइप्स, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं बर्नौलीज की थ्योरी, वो 2 मार्क्स में थ्योरी लिखने को आया हुआ था, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। चेजीज, बेसिन, बेनिंग्स, कटर और विलियम हेजन फॉर्मूला, है ना, चेजीज, बेसिन, बेनिंग्स, कटर एंड विलियम हेजन फॉर्मूला, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, सिलेबस मेंशन है, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर इस पर बोल सकते न्यूमेरिकल्स आपसे आ सकता है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज, नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरी। तो बर्नौलीज थ्योरम फॉर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेड, ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेड है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड है
अब जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेड लॉस है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके चलिए तब देखते हैं यहाँ से चैप्टर 1 है ना। चैप्टर 1 की हम लोग बात करें तो लैग हो रहा है तो एक बार फिर से स्क्रीन को शेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस कम है, बट ऐसा नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता। और केवल एक ही टॉपिक होगा जहाँ से आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, वो है टू फाइंड द शियर स्ट्रेंथ ऑफ फ्लूइड या फिर टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। एक ये हो सकता है, दूसरा आपसे हो सकता है इन केस अगर पूछता है तो कैपलरी इफेक्ट। वैसे कैपलरी इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम, फिर फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट हो गया, ग्रेविटी हो गया, फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। पहली चीज़ तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड यहाँ से थियरी में लिखने को आ सकता है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी ऑब्जेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जरा बताओ विस्कोसिटी इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गई फॉर द लिक्विड्स। फिर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराइए, जरा बताओ गैसेस में क्या इसका इफेक्ट होगा, फिर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे गए हैं, बट आपसे ये 2 मार्क्स में थ्योरी भी लिखने को आ सकता है, प्लस 5 मार्क्स में भी थ्योरी लिखने को आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए। लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ पे जो मिलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपसे लिखने को आ सकता है 2 मार्क्स में थ्योरी, ये 2 मार्क्स में थ्योरी लिखने को आ सकती है ना, जो सेक्शन 1 आपका बनता है। बट हाँ यहाँ से आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे फॉर्मूलेज होते हैं टाउ इक्वल्स टू म्यू वी बाई एच, है ना, इस पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है रियोलॉजी, है ना, रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स आपसे पूछा जा सकता है। रियोलॉजी टर्म्स यूज होता है कंक्रीट में भी, तो वहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है, ये 2 मार्क्स में थी लिखने को आ सकती है। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स, है ना, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड करा यहाँ से। वेटिंग एंड नॉन वेटेड लिक्विड्स ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया है। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट है कैपलरी इफेक्ट, अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको चैप्टर 1 मिलेगा, तो चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के भी। सब्जेक्टिव में स्पेशली 2 मार्क्स की थ्योरी जो बनती है ना, 2 नंबर के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रेशर एंड मेजरमेंट। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, सब्जेक्टिव के चांसेस बहुत कम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत सारे बने भी हैं, बट सब्जेक्टिव के चांसेस कम है। सब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल एक टॉपिक होगा यहाँ पे, कौन सा है वो, मैनोमीटर से, है ना। तो देखिए डिफरेंट यूनिट्स फॉर द प्रेशर, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। डिफरेंट यूनिट्स क्या होती है, पास्कल में, न्यूटन पर एम स्क्वायर में, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इन सभी पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, इन सभी पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज में ही होंगे, सब्जेक्टिव में नहीं होंगे। प्रेशर एट अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड, अब ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो पढ़ते हैं पी इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच, है ना, तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, नेक्स्ट है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली बहुत ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो ज़्यादातर मिलते हैं आपको यहाँ से मैनोमीटर से, ठीक है, मैनोमीटर से। तो यहाँ से थ्योरी लिखने को आ सकता है, यहाँ से थ्योरी लिखने को आ सकता है, ठीक है, मैनोमीटर्स को लेकर के, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस।
अब ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दिस buoyant फोर्स, सेंटर ऑफ buoyancy, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज एंड फ्लोटिंग बॉडीज। ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑब्जेक्टिव, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन्स, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्रेशर डायग्राम नहीं देखना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसमें ब्रीफ कर दूँगा कि प्रेशर डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगेन ये थियरी में लिखने को आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स की थियरी लिखने को आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। मेटा सेंट्रिक हाइट, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। मेटा सेंट्रिक हाइट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ से, ओके। क्योंकि सब्जेक्टिव हुआ फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टफ भी हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, तो इसको आपको नहीं करना। लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको करना, मेटा सेंट्रिक हाइट और मेटा सेंटर होता क्या है, तो आपको मिल जाएगा चैप्टर 3। फिर इसको मिलेगा इसमें चैप्टर 4 फ्लूइड काइनेमेटिक्स। दिस चैप्टर इज ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या बनेगा यहाँ से, पहला व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रोटेशनल, इरोटेशनल, कॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, लैमिनार एंड टर्बुलेंट। तो ये आपसे सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में लिखने को आ सकता है, या फिर आपसे 5 मार्क्स में लिखने को आ सकता है, ठीक है। और यही आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए, ये दोनों के लिए आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, तो आपको यहाँ से दोनों मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से है स्ट्रीम लाइन्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, पाथ लाइन एंड स्ट्रिक लाइन। इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड फ्लो ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल्स, अगेन इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रोटेशनल पैरामीटर्स, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, वोर्टिसिटी सर्कुलेशन, ओनली ऑब्जेक्टिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन फंक्शन, इक्विपोटेंशियल और फंक्शन लाइन्स, ये क्वेश्चन हो गए यहाँ से ऑब्जेक्टिव। स्ट्रीम फंक्शन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम्स, फंक्शन लाइन, अगेन ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। एक मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करा है यहाँ पे, कॉची रीमान इक्वेशंस, फ्लो नेट, पोटेंशियल फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, सोर्स, सिंक एंड वॉर्टेक्स फ्लो। केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, या फिर नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो ये जो चैप्टर ज़्यादा फोकस करेगा किस पे, ऑब्जेक्टिव को लेकर के। सब्जेक्टिव के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में थे लिखने को आ सकता है, 2 मार्क्स में थे लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5, यहाँ से फ्लूइड डायनामिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप देखते हैं मॉडर्न फ्लूइड मैकेनिक्स आप बोल सकते हैं, जो जनरल एप्लीकेशन मिलता है वो ज़्यादातर इसी चैप्टर से मिलता है। और आपके जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था वो भी इसी चैप्टर से आया हुआ था। तो देखिए, यूलर्स इक्वेशंस एंड बर्नौली इक्वेशंस विद अजम्पशंस, विद ऑल अजम्पशंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट आर द अजम्पशंस, है ना, व्हाट आर द अजम्पशंस दैट यूज्ड इन बर्नौली एंड यूलर्स। फिर हेड फॉर्म हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज फॉर द रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, ये भी आपसे पूछा जाता है। फ्लो मेजरमेंट डिवाइस, वेंचुरी मीटर, ठीक है, ओरिफिस मिलेगा और पिटॉट ट्यूब। अगेन सब्जेक्टिव, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थियरी भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लो थ्रो ओरिफिस, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सी बी, सी सी एंड सी डी। ऑब्जेक्टिव में इनका आपस में रिलेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव में इनका आपस में रिलेशन क्या है। एंड विद द हेल्प ऑफ नोचेस एंड बियर हम लोग कैसे डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, पर इस पर थियरी भी आ सकती है, इस पर आपको थियरी मिल जाएगा सब्जेक्टिव में, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट फिर से मिलेगा ये, क्योंकि फ्लो थ्रू पाइप्स है। तो मेजर हेड लॉस, माइनर हेड लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये टॉपिक है ये, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है।
मेजर हेड लॉस डार्सी बिचबेच इक्वेशन चेंजेस, माइनर हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन एग्जिट सडन कॉन्ट्रैक्शन एंट्रेंस ऑफ अ पाइप एंड ड्यू टू द पाइप बेंड। अब ये जो पॉइंट है डार्सी एंड चेंजेस, तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार इनका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है माइनर हेड लॉस। अब जो माइनर हेड लॉस है ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट किसके लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए, बट मेजर हेड लॉस पे ऑब्जेक्टिव पे जो इसके फॉर्मूले वो पूछे जाते हैं, साथ में इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, लॉन्ग न्यूमेरिकल्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, इक्विवेलेंट पाइप थ्योरी। अगेन सीरीज और पैरेलल तो आपसे मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हेड लॉस क्या मिलेगा सब में। हेड लॉस यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है ना। डिस्चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। पैरेलल में डिस्चार्ज सीरीज में इसका जस्ट अपोजिट होता है। हेड लॉस सबका सेम होता है, हेड लॉस सभी का समेशन होता है और डिस्चार्ज आपको सेम मिलता है। पैरेलल जो अरेंजमेंट होता है इसमें क्या मिलता है आपको, डिस्चार्ज सबका कॉम्बिनेशन होता है और हेड लॉस सब में सेम मिलता है। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ मिल जाता है। तो सीरीज का जस्ट अपोजिट पैरेलल मिलता है। हम पहले जब भी करेक्शन देंगे हमें डिस्चार्ज को इंक्रीज करना होता है, तो हेड लॉस सब में सेम मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ से टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब यहाँ पे थ्योरी लिखने को आ सकता है ना, कि HEL क्या होता है, या हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन, या फिर हाइड्रोलिक HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, या फिर टोटल एनर्जी लाइन TEL। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ लेता है। वाटर हैमर इज ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वाटर हैमर से आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो एंड डायमेंशन एनालिसिस। तब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, तो केवल इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर किया जाएगा। लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो यहाँ से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर किया जाएगा। बिकॉज थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे न्यूमेरिकल्स या फिर बहुत लॉन्ग थ्योरी लिखने को नहीं आएगा। इसकी थ्योरी बहुत कॉम्प्लेक्स है लैमिनार एंड टर्बुलेंट का। अब एक लास्ट टॉपिक में ऐड करें यहाँ से डायमेंशनल नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 2 मार्क्स में शॉर्ट थ्योरी लिखने को आ सकता है। तो टोटल 5 आपको मिलते हो डायमेंशनलेस नंबर्स, ठीक है। रेनॉल्ड्स, फ्रॉड, यूलर्स, मैक और एक है वेबर। तो टोटल 5 नंबर्स आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स की थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको। फिर से सेम वर्कबुक उठा लेना है, वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड आपको करना है यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उससे आपको करना है, ठीक है। इसके लिए बुक्स आपको कौन सी रेफर करनी है। पहली चीज़ तो क्लास नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होगा, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे आर.के. बंसल, है ना, और आर.के. बंसल का जो PDF है ग्रुप में ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन किया होगा उनको PDF मिल गया होगा। तो आर.के. बंसल का PDF मैंने अपलोड कर दिया, और न्यू वाला PDF है वो। तो ये दो आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, आपको यहाँ से प्रैक्टिस के लिए। चलिए, क्लियर सभी को यहाँ तक। अब क्लियर सभी को। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करता है चैप्टर 1 है, आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो आपको मिलेगा चैप्टर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। चलिए ठीक है, इसको देखा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं, है ना, ये जो हाइड्रोलिक्स चैप्टर है आपका, अब वैसे ये जो सब्जेक्ट है
हम्म, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो आपका सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स, इसको हम जो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, है ना। दिस हाइड्रोलिक्स, ठीक है, दिस हाइड्रोलिक्स इज द हाइड्रोलिक्स को फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे डिस्कनेक्ट, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो पहला यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स ही बोलते हैं, है ना। अभी जो मैकेनिक्स टर्म्स आपको दिख रहा है यहाँ से, दिस मैकेनिक टर्म्स, ठीक है, इस मैकेनिक टर्म्स को एक नहीं मल्टीपल टाइम सुना होगा आप लोगों ने। लाइक सॉइल मैकेनिक्स आपने सुना होगा, फिर आपने सुना होगा सॉइल मैकेनिक्स हो गया, फिर आपने सुना सॉलिड मैकेनिक्स, सोम की हम क्या बोलते हैं, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स ही बोलते हैं। फिर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टर्म सुना होगा, तो इसको आपको मल्टीपल टाइम्स मिलता है। तो मैकेनिक्स का टर्म्स का मतलब क्या हो जाता है आपसे पूछा जाए, तो ये क्या बन जाता है आपको यहाँ पे, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए, ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए बॉडी बोल सकते हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ की ठीक है, आप बॉडी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये बॉडी हो गया ऑफ एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ की जब क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बिहेवियर की, जब क्या करेंगे उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, है ना। स्क्रीन चल नहीं रहा है ये, तो उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिक्स बोलेंगे। तो मैकेनिक्स का सिंपल टर्म्स याद रखना है, आप किसी चीज़ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बिहेवियर की स्टडी करोगे। अगर आप स्टडी करें किसी सॉलिड की, तो क्या बोल कर सॉलिड मैकेनिक्स बोल दिया। अगर आप सॉइल के बिहेवियर की स्टडी करें तो क्या हो जाएगा, वो सॉइल मैकेनिक्स हो जाएगा। ये आप स्टडी करें किसी एक फ्लूइड की, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या हो जाएगा ये, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसका सिंपल आपको टर्म्स याद रखना है कि मैकेनिक्स मतलब क्या हो जाता है। अब बिहेवियर में हम लोग क्या क्या पता करेंगे, जैसे कहा जाए आपके पास एक सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड मटेरियल के बिहेवियर की स्टडी करेंगे, तो उसके बिहेवियर में क्या क्या पता करेंगे, कि उस पर कितना लोड अप्लाई किया जा सकता है, रेजिस्टेंस हो गया, लोड अप्लाई करके कितना डिफॉर्मेशन हो गया, तो स्ट्रेन आपने बोल दिया, लोड अप्लाई किया उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, तो आपने शेयर बोल दिया, इफेक्ट ऑफ शेयर। लोड अप्लाई किया उसके पार्टिकल्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो ये सारी आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये किस में, मैकेनिक्स में। अगर ये सॉलिड के लिए करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स हो जाएगा। ये सेम चीज़ आप सॉइल के लिए करें तो क्या हो जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स हो जाएगा। यही सेम चीज़ आप किस लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं आप किसी फ्लूइड के ऊपर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान में, पूरे सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, इस फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करेंगे, इस फ्लूइड के बिहेवियर की हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे पूरे इस सब्जेक्ट में, है ना। तो इस पूरे हम लोग आप बोल सकते हैं हम लोग पूरे सब्जेक्ट में इसी को ही पढ़ रहे होंगे बार बार, है ना। पूरे सब्जेक्ट में इसी को ही पढ़ा जा रहा होगा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स बोल देंगे। तो ये सबसे बेसिक टर्म्स है इसका, ठीक है। ध्यान रहे जब भी बात की जाए आपसे फ्लूइड की, है ना, जब भी बात की जाए फ्लूइड, फ्लूइड डज नॉट सिग्निफाई ओनली लिक्विड। फ्लूइड आपको क्या बता देता है यहाँ पे, लिक्विड प्लस क्या बताएगा यहाँ पे, गैसेस। क्या जगह यहाँ पे, गैसेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम स्टडी के बिहेवियर, हम इसके फ्लूइड के फ्लूइड मतलब गैसेस और लिक्विड्स,
दोनों के बिहेवियर की स्टडी कर रहे होंगे। हमारा मेन कंसर्न क्या होगा, लिक्विड। हम गैसेस की स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग किसको देखेंगे यहाँ से, लिक्विड्स, कि लिक्विड्स के बिहेवियर की स्टडी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, वो किस में जगह से, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, सो वी कैन, तुम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स is the branch of science या बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग that deals with the properties of the fluid, at rest as well as in motion, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हम यहाँ से फ्लूइड की स्टडी करें जब फ्लूइड किस में है, रेस्ट में है, मोशन केस में, ठीक है। तो इसी को फर्दर और क्लासीफाई किया गया। देखिए, इट इज़ फर्दर classified into following forms। अब कौन कौन से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। पहला मिलता है आपको यहाँ से फ्लूइड स्टैटिक, ठीक है। पहला मिलता है आपको फ्लूइड स्टैटिक। नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ पे यहाँ से फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपको मिल जाता है, थर्ड मिल जाता है यहाँ से फ्लूइड डायनामिक्स। तो इसको हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड स्टैटिक क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए यहाँ पे। अब नाम से आ रहा है स्टैटिक, तो यहाँ पर फ्लूइड किस फॉर्म में होगा, स्टैटिक फॉर्म में। काइनेमेटिक्स में क्या होगा फ्लूइड, यहाँ पे ये मोशन के फॉर्म में होगा। चलिए देखते हैं यहाँ से। अगर बात करूँ फ्लूइड स्टैटिक की, है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, स्टडी ऑफ फ्लूइड when it is in rest condition, तो फ्लूइड स्टैटिक में हम क्या करेंगे, फ्लूइड की स्टडी की जाएगी कब, जब फ्लूइड किस में है, रेस्ट कंडीशन में है। यहीं पर बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की, तो यहाँ पे भी फ्लूइड की स्टडी होगी, बट यहाँ पे फ्लूइड क्या करेगा, रेस्ट कंडीशन ना होकर के क्या करना होगा, वो फ्लो करेगा। तो देखिए यहाँ पे स्टडी ऑफ फ्लूइड when it is in motion but without considering motion without considering motion without considering
कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन it is in motion with considering cause of motion। तो आपको यहाँ पे टोटल 3 पार्ट मिलेगा, है ना। तो पहला कौन सा हो गया यहाँ पे, फ्लूइड इन स्टैटिक। तो हम यहाँ पे फ्लूइड की स्टडी कर रहे होंगे कब, जब फ्लूइड किस में, रेस्ट कंडीशन में है। नेक्स्ट यहाँ से फ्लूइड मोशन में है, बट जब बात करें फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, तो यहाँ पर फ्लूइड क्या है, रनिंग कंडीशन है, मोशन में, डायनामिक कंडीशन में। बट ध्यान रखना किसकी वजह से फ्लूइड में फ्लो आ रहा है, व्हाट इज़ द कॉज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो इन अ फ्लूइड, उसकी स्टडी नहीं कर रहे होंगे। ये प्रेशर की वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, वो हमारा पार्ट नहीं होगा। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम स्टडी तो करेंगे किसकी, फ्लूइड की, बट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है वो हमारा कंसर्न यहाँ पे नहीं है, तो उसकी हम स्टडी किस में करेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। लेकिन किसकी वजह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसकी स्टडी कहाँ पे की जाएगी, फ्लूइड डायनामिक्स में। कहाँ पे की जाएगी, फ्लूइड डायनामिक्स में। फ्लूइड डायनामिक्स में क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन विद कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स दोनों को हम लोग पढ़ेंगे, दोनों पढ़ा जाएगा। बट पहले में देखा जाएगा कि किसकी वजह से मोशन में, ये हमारा कंसर्न नहीं है, तो विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। और फ्लूइड डायनामिक्स में क्या हो जाएगा, विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, किस वजह से फ्लो कर रहा है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए, तो आपको यहाँ से मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर सभी को, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो देखिए, इन जनरल a matter exists in following state। तो पहला क्या मिल जाएगा आपको, सॉलिड मिलता है, दूसरा क्या मिल जाता है आपको यहाँ से, फ्लूइड। और फ्लूइड को फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, लिक्विड एंड गैसेस। क्या मिल जाएगा, गैसेस। तो भाई इस बात का ख्याल रखना है आपको, जब भी बात की जाए फ्लूइड की तो उसमें लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। जब भी कहा जाए लिक्विड तो उसमें केवल लिक्विड का ही कंसिडर होगा, उसमें गैस कंसिडर नहीं हो रहा होगा। अब आगे देखिए यहाँ से एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ, अ फ्लूइड इज ए सब्सटेंस which exists in liquid and in gaseous form, in gaseous phase, या gaseous form आप बोल सकते हैं, गैसेस फेज, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे डिस्कस किया जाएगा, है ना, ये तो आपको यहाँ से मिलेगा। अब थोड़ा और आगे डिस्कस किया जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड, है ना, ये भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड। तो इसको डिस्कस किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड PDF को ओपन कर लूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको भी आपको देखना है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है इसको भी आपको देखना है। देखिए एक पॉइंट और देखिए यहाँ से, फ्लूइड आर द सब्सटेंस we can also say fluid are the substance
substance that deform continuously under the application of under the application of टेंजेंशियल फोर्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, shear force no matter how long it may be, है ना, how long it may be। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप किसी फ्लूइड के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। अब जो फोर्स है कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, वो शेयर फोर्स है, आप उसको टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, तो उसमें डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कब तक डिफॉर्म होगा आप उसको नहीं पता कर पाएंगे, है ना, तो कितनी देर तक डिफॉर्म होगा ये आपका कंसिडरेशन नहीं होगा, बट उसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन मिलेगा, उसमें आपको कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन मिलेगा। आप कैसे, थोड़ा इसको समझिए। तो एक साइड मैंने यहाँ से लिखा फ्लूइड और यहाँ पर लिख दिया सॉलिड। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक साइड है फ्लूइड, दूसरी साइड है यहाँ पे सॉलिड। अब इसको देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले फ्लूइड को देखते हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर लोगों ने बॉडी को कंसिडर किया, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी कंसिडर किया। इस पर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से एक प्लेट आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप एक प्लेट को टॉप आउट में भी शो कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे यहाँ पे प्रिंट करिए। ये मैं यहाँ पे फ्लूइड को शो कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे हम लोग फ्लूइड को देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँगा, है ना, फोर्स कौन सा होगा यहाँ पे, टेंजेंशियल फोर्स। अब इस चीज़ को आपको देखना है। अगर यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स को अप्लाई किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स को अप्लाई किया तो होगा क्या, ठीक, मैंने यहाँ से फोर्स को अप्लाई किया तो होगा क्या, ठीक है, जैसे फोर्स अप्लाई करेगी इट शोज अ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। तो देखो अब ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये कुछ यहाँ पे डिफॉर्म हो के आ जाएगा, ये कुछ यहाँ पर डिफॉर्म हो जाएगा, ये कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। और सेम इसका इफेक्ट आपको कहाँ देखने मिलेगा, ये थोड़ा आगे यहाँ पर हम लोग इसको शो कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे शो हो रहा होगा, दिया था कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या, जरा देखिए, ये पॉइंट ए हो गया एंड दिस पॉइंट इज बी, लेकिन जैसे फोर्स अप्लाई किया अभी जो पॉइंट ए था ये कहाँ पे आ जाएगा, ए डैश पे आ जाएगा, और डिफॉर्म होकर कहाँ पे जाएगा, ए डबल डैश, फिर ए ट्रिपल डैश, फिर ए क्या मिल जाएगा, ए फोर डैश हो जाएगा, है ना। मीन्स ये जो पॉइंट ए है कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे शेयर फोर्स को अप्लाई किया, जैसे हम लोग यहाँ पे शेयर फोर्स को अप्लाई किया, तो ये बी था, ये बी कहाँ पे आ जाएगा, बी डैश हो जाएगा, डबल डैश, बी ट्रिपल डैश हो जाएगा, और बी फोर डैश हो जाएगा। मीन्स डिफॉर्म तो हो रहा है, अब कहाँ पे जाके रुकेगा ये आपको नहीं पता है, बिकॉज इट सोर्स कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। अब कब तक डिफॉर्म होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं भाई, जब डिफॉर्म हो नहीं रहा है, मतलब जब डिफॉर्म हो रहा है उसको आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं कि कब जाके स्टॉप होगा, तो आप इसको फाइनल डिफॉर्मेशन पता करेंगे। तो ऐसे केस हम क्या करते हैं, बी कंसीडर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, क्योंकि ये तो डिफॉर्म होता जा रहा है, कहाँ पे जाके स्टॉप होगा वो आप मेजर ही नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों मेजर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फाइनल डिफॉर्मेशन को स्टॉप होने में इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब आप डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए इनफाइनाइट टाइम्स तक बैठे रहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने देखा होगा पत्थर, आप एक पत्थर लीजिए, है ना, एक स्टोन लीजिए और किसी उसमें पॉन्ड में आप उसको फेंकिए, है, तालाब में आप फेंक दीजिए जहाँ पे भी वाटर बॉडी हो, तो आप देखेंगे जैसे आप उसको थ्रो करेंगे आपको ऐसे वेव्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, कुछ ऐसे वेव्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपसे पूछा वो वेव्स कब रुक जाएंगी, कब वेव्स का फॉर्मेशन नहीं होगा,
है ना। तो आप उसको देखें तो फिर देखते रहेंगे, बिकॉज वेव्स क्या होगा आपको पहले तो दिख रहा होगा क्लियरली, फिर धीरे धीरे लाइट होने जाएगा। अब कब जाके फाइनली फिनिश होगा वो आप नहीं पता कर पाएंगे, है ना। तो फ्लूइड की हम जब भी बात करें इट शोज कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। तो ऐसे मामलों में हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे शो कर रहा हूँ एफ कांस्टेंट। अब यहाँ से फोर्स वेरी नहीं कर रहा हूँ मैं, फोर्स को भी कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो आपको कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन शो हो रहा होगा। आप कब तक डिफॉर्म होगा ये आप नहीं पता कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हम फाइनल डिफॉर्मेशन ना पता कर क्या पता कर लेते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, किस रेट से डिफॉर्म हो रहा है ना, किस रेट से डिफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब यही बात करते हैं किसकी, हम लोग किसी एक सॉलिड के लिए, तो देखो अब मैं यहाँ पे एक सॉलिड बॉडी को शो कर रहा हूँ। सो सपोज दिस इज अ सॉलिड बॉडी, ना, इसको बॉटम में मैंने फिक्स भी कर दिया, दिस इज द सॉलिड बॉडी। ओके, सो दिस इज द सॉलिड बॉडी। अब एक काम करते हैं, इसको फिर से फोर्स अप्लाई करते हैं, सेम फोर्स को, है ना, फिर से इसको हम लोग यहाँ पे सेम फोर्स को अप्लाई करते हैं। और सेम फोर्स को अप्लाई किया तो ज़रा देखो, ठीक है, तो आपको डिफॉर्मेशन तो मिलेगा, हाँ डिफॉर्मेशन भी आपको मिलेगा, लेकिन कितना डिफॉर्मेशन होगा यू कैन मेजर। तो आप बोलेंगे कुछ ऐसा शेप था, अभी जब डिफॉर्म हुआ तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, मान लेते कुछ ऐसा आपको मिला डिफॉर्मेशन, दिस द डिफॉर्मेशन। ये पॉइंट ए था, अब कहाँ पे आ गया, ए डैश पे आ गया। ये पॉइंट बी था और ये कहाँ मिल गया, बी डैश। तो कितना डिफॉर्मेशन हुआ इसको आप पता कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स डिफॉर्मेशन। सो इट इज़ नोन एज, तो ये आपको जो मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, दिस द फिक्स्ड डिफॉर्मेशन, है ना, दिस इज द फिक्स्ड डिफॉर्मेशन। अब कितने एंगल से डिफॉर्म हो रहा है यू कैन ऑल्सो मेजर। और ये जो फोर्स लगा यहाँ पे, दिस इज द एफ कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब ये जो फिक्स डिफॉर्मेशन, दिस डिफॉर्मेशन कैन रिकवर ऑल्सो। आप फोर्स एफ को हटा लोगे तो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, मीन्स आप उसे एफ रिकवरी भी हो जाएगी इसके शेप की। बट फ्लूइड में ऐसा नहीं होगा, बट फ्लूइड में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ पॉइंट, इन फ्लूइड the rate of deformation is considered for analysis because final deformation cannot be measured। लेकिन जब बात करें किसके यहाँ पे, हम किसी सॉलिड में, तो देखिए इन सॉलिड डिफॉर्मेशन is considered for its analysis because it gives fixed deformation, क्या करता है, फिक्स डिफॉर्मेशन देता है, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ फ्लूइड के लिए, इट गिव्स, आप बोल सकते हैं फाइनल डिफॉर्मेशन कैनॉट बी, अच्छा यहाँ पे कैनॉट भी होगा, कैनॉट बी मेजर्ड, ब्रैकेट मेंशन भी कर देता हूँ, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, ये आपके पास मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे,
इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन द परमानेंट। तो फ्लूइड में जो डिफॉर्मेशन होता है, इट डिफॉर्म परमानेंटली, ये परमानेंटली डिफॉर्मेशन लेते हैं किसमें, फ्लूइड में। बट सॉलिड में देखिए यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से, डिफॉर्म परमानेंटली when applied force is more than elastic limit, otherwise they regain their original shape after removal of force. आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फिर से रिगेन मिल जाएगा, रिमूवल ऑफ फोर्स। तो आपको डिफरेंस मिलता है बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड, ठीक है, क्लियर चीज़ सभी को। द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड, ये क्लियर हो सभी को। अच्छा, ये जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हम इसको क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट शियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं इसको, या आप रेट ऑफ स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, है ना। दिस कंस्टेंट डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग रेट ऑफ स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलता है। तब क्या डिफरेंस है किसके बीच में, फ्लूइड में और सॉलिड में, इसका आपको ध्यान रखना है। जब भी फ्लूइड की एनालिसिस की जाएगी, हम लोग किसको डिस्कस करेंगे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, या बोल सकते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन। एक पॉइंट यहाँ मैं और मेंशन कर देता हूँ, टाउ डी फाई डिवाइड बाई डी टी, है ना। तो कितना डिफॉर्मेशन है, ये रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा किसमें, फ्लूइड के केस में। बट सॉलिड में टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई, और फाई है, मैंने फाई क्या जाता है, शियर स्ट्रेन। आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे ख्याल रखना है, ओके। चलिए अब आगे देखा जाता है फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड एज कंटिन्यूम, ठीक है। फ्लूइड एज कंटिन्यूम, फ्लूइड इज अ कंटिन्यूम, ठीक है। अगर कंटिन्यूम का एक मैं सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे लिखूँ तो आप बोल सकते हैं कंटिन्यूस, है ना। तो आप बोल सकते हैं कंटिन्यूस, कंटिन्यूम का मतलब यहाँ से क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, है ना, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि फ्लूइड इज अ कंटिन्यूम, या फिर कंटिन्यूम का मतलब क्या था वो हमें देखना है यहाँ पे। अब फ्लूइड को क्यों बोलते हैं, सॉलिड को क्यों नहीं बोलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ से। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे वाटर सैंपल लिया, मैंने यहाँ पे एक, ठीक है, आपको वाटर स्टोरेज को शो किया, आते यहाँ पर वाटर स्टोर्ड है, ठीक है, और ये इसका वाटर टेबल शो कर दिया, दिस इज द वाटर टेबल। अगर आप इसमें देखें तो आपको n नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल्स मिलेंगे, या बोल सकते हैं लिक्विड्स मिलेगा, वाटर, ठीक है।
आप यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। ये जो आपको दी जाता है फ्लूइड, आप बोल सकते हैं दी जाता फ्लूइड पार्टिकल्स, दी जाता फ्लूइड पार्टिकल्स, है ना। फ्लूइड होगा तो यहाँ पर गैसेस भी मिलेगा, या आप बोल सकते हैं लिक्विड भी होगा, है ना, लिक्विड भी होगा। तो मान लेते हैं दीज आर द फ्लूइड्स, फ्लूइड, ठीक है। अगर मैं इस वाले पोर्शंस को, या फिर इसके जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूँ यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इतने पार्टिकल्स बाहर निकालूँ, ठीक है, ये वाटर की हम लोग बात करें, फ्लूइड की बात करें, तो आपको इनके बीच में जो गैप्स है, फ्लूइड पार्टिकल कोई गैप्स आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा? देयर विल नो गैप्स। अरे जितने पार्टिकल्स हैं सब एक दूसरे क्या हो गए, दे आर क्लोजली स्पेस टू इच अदर, दे आर क्लोजली स्पेस टू इच अदर। में जितने फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई भी आपको गैप नहीं दिखेगा, कोई भी आपको गैप नहीं दिखेगा। इट मीन सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। तो पहला मॉलिक्यूल दूसरे वाले के क्या होगा, अटैच्ड होगा, दूसरे वाला थर्ड वाले के, थर्ड वाला फोर्थ के, फोर्थ वाला फिफ्थ के। अब केवल एक लेयर्स में नहीं, ये ऑल अराउंड में मिल रहा होगा आपको, जो इनके एक लेयर्स में हो, ये ऑल अराउंड मिल रहा होगा आपको। तो सभी जगह आपको दिखेगा, है ना, सभी आपको दिखेगा कि फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है। कोई भी सेपरेशन या कोई वॉइड्स आपको नहीं मिलेगा। आपसे पूछा वाटर के अंदर क्या वॉइड्स होते हैं, नहीं, वाटर के अंदर आपको कोई वॉइड्स नहीं मिलेगा। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या दिखेंगे आपको, एक साथ दिखेंगे, है ना। आपको लगेगा कि एक सिंगल मॉलिक्यूल्स है तो इन्फिनिट नंबर या n नंबर्स है, ये आपको पता चल, आपको लगेगा कि ये क्या एक सिंगल मॉलिक्यूल्स है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूम। अब ये चीज़ आपको किसके अंदर मिलती है, वाटर के अंदर मिलती है। सॉलिड में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। सॉलिड के सारे पार्टिकल्स को आप अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड भी है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीच में वॉइड्स आ जाते हैं, क्योंकि बीच में वॉइड्स आ जाते हैं। और ये सबसे सिंपल है, आपसे कहा जाए स्टील, स्टील के अंदर क्या सारे वॉइड्स आपको मिलेंगे, क्या स्टील के अंदर कोई वॉइड्स आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? स्टील के अंदर ही आपको वॉइड्स मिलते हैं, है ना। केवल एक सॉलिड है जिसके अंदर आपको कोई वॉइड्स नहीं मिलता है, कोई बता सकता है? केवल एक मटेरियल जिसके अंदर कोई वॉइड्स नहीं मिलता है, कोई बता सकता है कौन सा है वो मटेरियल, कौन सा सॉलिड है वो? कोई बता सकता है भाई? फ्लूइड का मरकरी, और कोई? अगर वॉइड्स मिल रहा है ना, वॉइड्स मिल रहा है तो आपको वॉइड रेशियो मिलेगा। क्या ई की वैल्यू 0 होगी? नहीं होगी, कुछ ना कुछ वॉइड रेशियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए अगर किसी मटेरियल के लिए वॉइड रेशियो 0 होता है तो किसके लिए होता है, वॉइड रेशियो किसके लिए 0 मिलेगा आपको? एनीवन? वॉइड रेशियो वैल्यू किसके लिए 0 होती है? यस जुमनिया? पता नहीं सर। ओके मोहिर? भाई तो कितनी में पता है? रॉक, रॉक के लिए वॉइड रेशियो आपको क्या मिलता है? 0, उसमें कोई वॉइड्स नहीं होते, है ना। तो सभी मटेरियल में आपको वॉइड्स मिलते हैं, केवल रॉक हो गया या फिर स्टोन्स हो गया उसके अंदर आपको वॉइड्स नहीं मिलेंगे। स्टोन में तो फिर भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन रॉक में कोई आपको वॉइड्स नहीं मिलेगा। तो सारे के सारे वॉइड्स रिमूव हो चुके होते हैं। तो रॉक के लिए वॉइड रेशियो आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। यही सेम चीज़ वाटर, आपसे पूछा वाटर का वॉइड रेशियो क्या होगा, नहीं मिलेगा, तो फ्लूइड हो गया, है ना। तो फ्लूइड में आपको लगेगा कि सारे पार्ट एक दूसरे से अटैच्ड है, इनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है सारे मॉलिक्यूल्स का। और यही क्या हो जाता है यहाँ से, इसको बोल देते हैं फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम, फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम। ओके चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ से। मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, देखिए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास। ओके देखिए यहाँ से fluid can also be fluid can be stated stated as
continuum for its analysis अब कंटिन्यूम होता है क्या, इसको देखिए यहाँ पे in macro system when the intermolecular distance are very close क्या पूछते हैं, small and can be compared small as compared to dimension of the medium या हम बोल सकते हैं सिस्टम we can assume that the adjacent to one molecules there is another molecules without any space in between them. Hence entire fluid can be fluid mass can be considered as continuous distribution of mass which is termed as continuum. इसको क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूम बोल देते हैं। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ध्यान रखना है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब ये चीज़ आपको किसके अंदर मिलती है, फ्लूइड्स में। ये चीज़ आपको किसके अंदर मिलती है, यहाँ पे फ्लूइड्स में। चलिए ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक को कल किया जाएगा, है ना। थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, लाइक लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, जो फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये प्रैक्टिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं, इन सबको कल की क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब कल की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आज तो जस्ट बेसिक डिस्कस करा हुआ है। ओके, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए फिर बाकी कल किया जाता है।